Hello friends, I am Dr. Neeraj. Today we will discuss about anticholinesterase or cholinesterase inhibitors. What is anticholinesterase? The agents inhibiting the action of acetylcholinesterase are called anticholinesterase or cholinesterase inhibitors. By inhibiting the enzyme cholinesterase, these agents prevent the breakdown of acetylcholine. Thus, acetylcholine accumulates that produces cholinergic effect. There are two types of cholinesterase are present in the body: the acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase. अर्थात वे एजेंट्स जो एसिटिलकोलिनेस्टेज के एक्शन को इनहिबिट करते हैं एंटीकोलिनेस्टेज और कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स कहलाते हैं। कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके ये एजेंट्स एसिटिलकोलिन के ब्रेकडाउन या हाइड्रोलिसिस को रोकते हैं। एंटीकोलिनेस्टेज या तो कार्बामिक एसिड के ईस्टर्स होते हैं या फास्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन, mechanism of action, pharmacological action, treatment of myasthenia gravis, treatment of anticholinesterase poisoning. Classification: these agents are of two types: reversible और irreversible. रिवर्सिबल एजेंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कार्बामेट्स, नंबर 2 एक्रिडीन। कार्बामेट्स के अंतर्गत जो ड्रग्स आती हैं वो हैं फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, रिवास्टिगमिन, इड्रोफोनियम और डोनेपेजल। एक्रिडीन के अंतर्गत जो ड्रग आती है वो है टैक्रेन। इरिवर्सिबल एजेंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ऑर्गेनोफॉस्फेट, नंबर 2 कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंतर्गत जो ड्रग्स आती हैं वो हैं इकोथियोफेट्स, मेलाथियोन, पैराथियोन, सुमेथियोन, डाइफ्लॉस और डाइजिनोन या टिक-20। कार्बामेट्स में आते हैं कार्बारिल, प्रोपोक्सर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: these are agents which inhibits acetylcholinesterase enzyme, protect acetylcholine from hydrolysis, produce cholinergic effects. ये वे ड्रग्स हैं जो एसिटिलकोलिनेस्टेज को इनहिबिट करके एसिटिलकोलिन को हाइड्रोलिसिस से बचाते हैं और कोलिनर्जिक इफेक्ट्स उत्पन्न करते हैं। लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स हैव मोर मार्क्ड मस्कुलिनिक एंड सीएनएस इफेक्ट्स, एंड लिपिड इनसॉल्युबल एजेंट्स प्रोड्यूस मोर मार्क्ड इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल एक्शन ऑन मसल एंड प्लेट। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे एसिटिलकोलिन है, ये एसिटिलकोलिनेस्टेज है जो एसिटिलकोलिन को कोलिन और एस्टेट में तोड़ रहा है। जब हम अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एंटीकोलिनेस्टेज है जो कि एसिटिलकोलिन को कोलिन और एसीटेट में टूटने से बचा रहा है। एंटीकोलिनेस्टेज का स्ट्रक्चर एसिटिलकोलिन के जैसा ही होता है। वे एसिटिलकोलिनेस्टेज को बाइंड करके उन्हें इनएक्टिवेट कर देते हैं। इस प्रकार एसिटिलकोलिन हाइड्रोलाइज नहीं होता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इन सभी ड्रग्स का एक्शन इसी एक्यूमुलेटेड एसिटिलकोलिन के कारण होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एसिटिलकोलिनेस्टेज एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक एनायोनिक साइट और एक एस्टेटिक साइट होती है। इड्रोफोनियम के अलावा सभी रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज एनायोनिक और एस्टेटिक दोनों साइट्स पर बाइंड होते हैं। इड्रोफोनियम केवल एनायोनिक साइट पर बाइंड होता है और बाइंडिंग कुछ ही मिनट्स में क्विकली रिवर्सिबल होती है, इसलिए वे बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड एसिटिलकोलिन
एसिटिलकोलिनेस्टेज एंजाइम के साथ में बाइंड हो रहा है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स केवल एस्ट्रेटिक साइट पर बाइंड होते हैं, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड होता है तथा बाइंडिंग स्टेबल होती है। कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट में बाइंडिंग्स को रिवर्स्ड होने में कई दिन लग जाते हैं, जबकि कुछ में पूर्णतया रिवर्सिबल नहीं होता है। Now we will discuss about its pharmacological actions on ganglia. Anticholinesterase stimulate ganglia primarily through muscarinic receptors. High doses causes persistent depolarization of the ganglionic nicotinic receptors and blockage the transmission. इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन के जैसे होते हैं, अतः वे एसिटिलकोलिन का एक्यूमुलेशन करते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जैसे नियोस्टिग्मिन बहुत ही मुश्किल से गट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। ये सीएनएस तक नहीं पहुंचते हैं और अधिकांशतः पेरिफेरल इफेक्ट होते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स पर। लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड जैसे फाइजोस्टिग्मिन और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वेल एब्जॉर्ब होते हैं, सीएनएस तक पहुंचते हैं और इनके सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों तरह के इफेक्ट्स होते हैं। एंटीकोलिनेस्टेज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों गैंग्लिया को स्टिमुलेट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इसका पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट और कार्डियक आउटपुट में फॉल करता है। हायर डोज में ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया के स्टिमुलेशन होने के कारण बीपी को इंक्रीज करता है। एंटीकोलिनेस्टेज की डोज हाई होने पर कन्वल्जन्स या उसके बाद कोमा या रेस्पिरेटरी अरेस्ट तक हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर इसकी लो डोज फोर्स और कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है, लेकिन इसकी हायर डोज से परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन होता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन फाइजोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन। फाइजोस्टिग्मिन का सोर्स है फाइजोस्टिग्मा वेनोसम और नियोस्टिग्मिन सिंथेटिक होता है। ओरल एब्जॉर्प्शन, फाइजोस्टिग्मिन का ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा है और नियोस्टिग्मिन का पुअर है। सीएनएस एक्शन, फाइजोस्टिग्मिन में सीएनएस एक्शन प्रेजेंट है, नियोस्टिग्मिन में एब्सेंट है। अप्लाइड टू आई, फाइजोस्टिग्मिन पेनिट्रेट्स कॉर्निया और नियोस्टिग्मिन का पुअर पेनिट्रेशन होता है। प्रोमिनेंट इफेक्ट, ऑटोनोमिक इफेक्टर्स, फाइजोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन स्केलेटल मसल्स पर इफेक्ट करता है। यूजेस, फाइजोस्टिग्मिन का यूज मियोटिक्स में होता है और नियोस्टिग्मिन का यूज माइस्थेनिया ग्रेविस में करते हैं। यूजेस एज मियोटिक, इन ग्लूकोमा मियोटिक्स इंक्रीज द टोन ऑफ सिलियरी मसल एंड स्फिंक्टर प्यूपिली which pull and improve alignment of the tubercles so that outflow facility is increased. Intraocular tension falls in open angle glaucoma. Pilocarpine is the preferred miotic. The action is rapid and short lasting. 6 to 8 hourly instillation is required. Physostigmine 0.1% is used only to supplement pilocarpine. Miotics are now third choice drugs used only as add-on therapy in advanced cases. Pilocarpine is also used in angle closure glaucoma. Myasthenia gravis. Myasthenia gravis is an autoimmune disorder. Myasthenia gravis एक autoimmune disorder है due to development of antibodies directed to the nicotinic receptor at the muscle end plate. Reduction in number of free NM cholinereceptors to 1/3 of normal
or less, and structural damage to the neuromuscular junction. Myasthenia gravis is a chronic autoimmune disease. It is characterized by progressive weakness with rapid and easy fatigability of the skeletal muscles. Antibodies to nicotinic receptor are formed, which may act as follows. Number 1, ये क्या करती है? Bind to the receptor and inhibit the action of acetylcholine. It cause cross linkage of nicotinic receptor and stimulate the degradation, thereby resulting in a decrease in the number of these receptors at neuromuscular junction. इससे पोस्ट साइनेट्रिक मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में स्ट्रक्चरल डैमेज होने से क्या होता है? वीकनेस, इजी फैटिगेबिलिटी with recovery after rest. The eyelid, the external ocular, facial and pharyngeal muscles are generally involved first. Later, limb and respiratory muscles get affected. इसमें eyelid, external ocular, facial and pharyngeal muscles सबसे पहले इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद लिम्स और रेस्पिरेटरी मसल्स अफेक्टेड होती हैं। कुछ फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन, सर्जरी और स्ट्रेस की वजह से सीवियर मसल वीकनेस हो सकती है, जिसे मायस्थेनिक क्राइसिस कहते हैं। यद्यपि सीवियर वीकनेस एक एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग के एक्सेस डोज की वजह से भी हो सकती है। इसे कोलिनर्जिक क्राइसिस कहते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये कोलिनर्जिक क्राइसिस है या मायस्थेनिक क्राइसिस है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इड्रोफोनियम 2 mg IV देते हैं पेशेंट को। अगर वीकनेस और ज़्यादा ख़राब होती है, वर्सन होती है इड्रोफोनियम के देने पर, तो ये कोलिनर्जिक क्राइसिस है। और अगर मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है तो ये मायस्थेनिक क्राइसिस है। नियोस्टिग्मिन एंड इट्स कंजेनर्स ये क्या करते हैं? ये मसल कंट्रैक्शन को इम्प्रूव करते हैं बाय अलाउिंग एसिटिलकोलिन रिलीज फ्रॉम प्री जंक्शनल एंडिंग एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स ओवर ए लार्जर एरिया as well as by directly depolarizing the end plate. Treatment is usually started with neostigmine 15 mg orally 6 hourly. It relieves from weakness. Pyridostigmine इसके ट्रीटमेंट में एक अल्टरनेटिव है which needs less frequent dosing. इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी यूज़ करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इम्प्रूवमेंट बाय इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन, ये इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन के द्वारा इम्प्रूवमेंट करते हैं। दे इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ NR एंटीबॉडीज एंड मे इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। प्रेडनिसोलोन 30 to 60 mg पर डे इसमें यूज़ करी जाती है। Azathioprine and cyclosporin also inhibit nicotinic receptor antibody synthesis by affecting T cells. Azathioprine and cyclosporin can be used as alternatives to prednisolone in advanced myasthenia gravis. Cyclosporin is an immunosuppressant. इसमें जो हम नेक्स्ट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं वो है रिमूवल ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा फेरेसिस, यानी कि प्लाज्मा का एक्सचेंज। ये इट इज़ एन अनदर थेरापेटिक अप्रोच। बहुत सारे केसेस में थाइमेक्टोमी भी इफ़ेक्टिव होती है। मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मायस्थेनिया ग्रेविस।
नंबर 1 पे करते हैं ameliorative test. In this test, hydrophonium 2 to 10 mg injected slowly IV improves muscle strength only in myasthenia gravis and not in other muscular dystrophies. Number 2, provocative test. Myasthenics are highly sensitive to D-tubocurarine 0.5 mg IV causes marked weakness in them but is effective in non-myasthenics. Post-operative paralytic ileus and urinary retention. This can be relieved by 0.5 to 1 mg subcutaneous neostigmine provided no organic obstruction in present. In cobra bite, cobra venom has a curare-like neurotoxin. Though a specific anti-venom serum is a primary treatment, neostigmine plus atropine prevent respiratory paralysis in cobra bite. Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is characterized by progressive dementia. It is a neurodegenerative disorder primarily affecting cholinergic neurons in the brain. Rivastigmine, donepezil, and galantamine has an effective role in the treatment. इसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स आते हैं. एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग. एग्रीकल्चरल एंड हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड्स, एक्सीडेंटल एज वेल एज सुसाइडल एंड होमिसाइडल पॉइजनिंग इज कॉमन. इसमें हमें जो साइन और सिम्टम्स मिलते हैं वो है इरिटेशन ऑफ आई, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग, increased tracheobronchial secretions, meiosis, blurring of vision, bronchospasm, breathlessness, colic, involuntary defecation and urination. इसमें fall in BP, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट का कम होना या ट्रैकिकार्डिया हार्ट रेट का अधिक होना या कार्डियक एरिथमियाज, वास्कुलर कोलैप्स भी देखने को मिल सकता है. इन केसेस में वीकनेस और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है. इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, अनस्टेडीनेस, ट्रिमर, एटैक्सिया, कन्वल्जन्स, कोमा और डेथ तक हो सकती है. डेथ इज़ जनरली ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्योर. डेथ जो है जनरली रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से होती है. इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या देते हैं? फ्रेश एयर पेशेंट को अवेलेबल करवाना चाहिए. वॉश द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन विद सोप. स्किन को साबुन से धोना चाहिए या अगर इंजेक्शन हुआ है तो गैस्ट्रिक लिवास करना चाहिए. जैसी नीड हो उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए. नंबर 2 पे हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन पेशेंट्स एयरवे, पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन इफ इट इज़ फॉलिंग. सपोर्टिव मेजर्स में क्या करते हैं? मेंटेन बीपी को मेंटेन करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, कंट्रोल ऑफ कन्वल्जन्स विद जुडिशियस यूज ऑफ डायज़ेपाम. इंजेक्शन एट्रोपिन 2 mg IV एवरी 10 मिनट्स पे देना चाहिए. टेल द पीपल डायलेट. जब तक पीपल डायलेट ना हो जाए तब तक इंजेक्शन एट्रोपिन 2 mg IV हर 10 मिनट्स पे रिपीट करना चाहिए. इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर्स का भी यूज़ करते हैं. इसमें हम लोग इंजेक्शन प्रेलिडॉक्सिम का प्रयोग करते हैं. इंजेक्शन प्रेलिडॉक्सिम इज़ injected IV slowly in a dose of 1 to 2 gram. Children में 20 to 40 mg per kg. Another regimen is 30 mg per kg IV loading dose
followed by 8 to 10 mg per kg per hour continuous infusion till recovery. रिकवरी तक हम लोग कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देते हैं. थैंक यू.